हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ यानी कि एक वाइफ को मेंटेनेंस के लिए कहाँ कहाँ प्रोविज़न किया गया है वो देखेंगे। हालांकि इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो वाइफ को मेंटेनेंस किन बेसिस पर किन ग्राउंड्स पे मिलेगा ये बताता है। बट हिंदू लॉ के अंदर और कहाँ मेंटेनेंस दिया गया है वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, देखो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको फैमिली लॉ में मिलेगा। यानी कि जब हमने मुस्लिम लॉ पढ़ा था तो उसमें भी मेंटेनेंस का आपको कॉन्सेप्ट मिला था, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अलावा मेंटेनेंस हमें मिलता है CRPC के सेक्शन 125 में। तो मेंटेनेंस आपको बहुत जगह मिलेगा। हिंदू लॉ की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह पर मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में वैसे तो हमारा फोकस रहेगा वाइफ के मेंटेनेंस पे कि कहाँ कहाँ वाइफ को मेंटेनेंस दिया गया हिंदू लॉ में। बट मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मेंटेनेंस के अंदर आता क्या है। तो सिंपली अगर बात की जाए, मेंटेनेंस के अंदर आपका रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें आती हैं। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं भरण पोषण में। बट अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, मतलब जो आपका हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का, इसके सेक्शन 3B के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें जो है आपकी ये चीज़ें आती हैं जो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है भोजन, वस्त्र, आवास और जो आपकी मेडिकल वगैरह होती हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए चिकित्सा की सुविधाएं। और सेकंड आता है अगर लड़की है और वो शादीशुदा नहीं है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसके शादी का खर्च, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्ट की डेफिनेशन में देखें तो इस एक्ट की डेफिनेशन में और भी चीज़ें मेंटेनेंस में शामिल की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर ही नहीं है, बल्कि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं, और जो लड़की अगर घर में कोई अविवाहित लड़की है तो उसकी शादी का खर्चा वगैरह भी यहाँ पर मेंटेनेंस में दिया गया है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम इन 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 2 सेक्शंस की, तो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ये दोनों ही मेंटेनेंस से डील करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 24 की अगर बात करें तो ये हमें बताता है वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के बारे में। यानी कि अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस दौरान मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। इसके अलावा स्थायी जीवन निर्वाह और भरण पोषण, ये सेक्शन अलग वाले मेंटेनेंस की बात करता है, इसको भी हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आएंगे अपने आज के सबसे मेन पॉइंट पर, जो है हमारा हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 18, जो बिल्कुल सीधा और बेसिकली एक वाइफ के मेंटेनेंस की बात करता है और हमें ये बताता है कि किन ग्राउंड्स पर एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। अब हमने देखो शॉर्ट में इन सारे सेक्शंस के बारे में जाना, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 24 की, जो हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मिलता है। यह आपका अडॉप्शन वाले एक्ट में नहीं है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वाले एक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक जो है वो मेंटेनेंस मिलेगा। ये सेक्शन सिंपली ये कहता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही आपकी प्रोसीडिंग केस में कोर्ट में कार्यवाहियाँ शुरू हुई तब से लेकर और जैसे ही प्रोसीडिंग आपकी ख़त्म हुई तब तक के लिए आपको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। जैसे ही प्रोसीडिंग खत्म हुई, आपकी कार्यवाहियाँ खत्म हुई, आपका मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगा। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड या वाइफ के पास अपनी इंडिपेंडेंट कोई इनकम नहीं है, मतलब उनके पास अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं है या उनके पास कोई अपना सोर्स नहीं है जिससे वो अपने खुद को अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ, अपना मेंटेनेंस कर पाएँ, या केस के जो भी खर्चे वगैरह हैं, आवश्यक खर्चे जो हैं कार्यवाहियों के, तो
अगर उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं, वो इतने भी कैपेबल नहीं है कि जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं कोर्ट में उसका वो खर्चा वगैरह उठा सके, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, जो रेस्पोंडेंट है उसको ऑर्डर देगा कि भाई पिटिशनर को आप इतना पैसा दो जिससे वो अपना जो केस वगैरह है उसका खर्चा वगैरह उठा सके और जो केस है वो चला पाए आगे और अपना मंथली मेंटेनेंस वो कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस सेक्शन के बारे में, यहाँ पर इस सेक्शन 24 का कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन जो है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं होता इस केस के अंदर। अगर किसी को मेंटेनेंस चाहिए इस सेक्शन के अंदर तो वो मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब पहले से कोर्ट में कोई कार्रवाइयाँ हों। मतलब कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, या आपने सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। अब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, उसकी कार्यवाहियाँ चल रही हैं, तो उन कार्यवाहियों के दौरान अगर किसी को मेंटेनेंस चाहिए तब ये सेक्शन लगेगा आपका 24। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो, अलग से आप पार्टीज जो है वो इस सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, केवल तभी करेगी जब कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर सिर्फ वाइफ के ही मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं सामने वाले से। चाहे हस्बैंड के पास अगर अपनी कार्यवाहियों के खर्चे वगैरह उठाने के लिए कोई आय नहीं है, कोई अपनी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, तो हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन को पढ़ने का हमारा मेन मोटिव यही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वाइफ का मेंटेनेंस, तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ साथ वाइफ भी मेंटेनेंस की जो है वो मांग कर सकती है। तो ये था सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, जो आपको प्रोसीडिंग के दौरान, जब प्रोसीडिंग में चल रही है तब आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये कहता है स्थायी जीवन निर्वाह और भरण पोषण। देखो, जब आप एक्ट पढ़ोगे या आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो उसमें जो आप डेफिनेशन पढ़ो या आप कोई भी मतलब सेक्शन पढ़ो तो उसमें थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टेक्निकल दी हुई होती है, एकदम से आप समझ नहीं पाते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतना कुछ मतलब डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो है वो मेन पॉइंट देख के उस चीज़ को ईजिली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन ये कह रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ कि जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, देखो सेक्शन 24 किस चीज की बात कर रहा था कि जब तक कोर्ट में कार्यवाहियां चल रही है आप तब तक के लिए मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल सेक्शन 25 कह रहा है कि जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाए उसके बाद जो आप मेंटेनेंस मांगते हो वो तब इसमें आता है। मतलब मेंटेनेंस जो दिया जा रहा है प्रोसीडिंग के बाद वो सेक्शन 25 के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी सेक्शन 24 की ही तरह हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वाइफ ही मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, बल्कि यहाँ पे हस्बैंड को भी राइट दिया हुआ है कि वो जो है आवेदन करके और डिक्री देने के समय या उसके बाद, मतलब कोर्ट जब आपको केस में कोई डिक्री देती है तो डिक्री देने के समय या डिक्री के बाद जो है आप मेंटेनेंस की मांग जो है वो कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल ये जो सेक्शन है ये भी हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए बनाया गया है और यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकते हैं एक एप्लीकेशन लाकर। तो ये जो मेंटेनेंस है ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। कोई भी डिक्री जब पास हो जाती है, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका मेंटेनेंस के लिए मांग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेक्शन 13 डाइवोर्स का केस चल रहा है ना। सेक्शन 13 जो है वो हमें डाइवोर्स के ग्राउंड बताता है कि किन बेसिस पर डाइवोर्स की मांग की जा सकती है। तो मान लो सेक्शन 13 का केस चल रहा है और केस हो गया खत्म, कोर्ट ने आपको डिक्री दे दी। अब कोई पार्टी जो है वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लाती है तो कोर्ट क्या करेगी, उनको मेंटेनेंस दे देगी और डिक्री पास होने के बाद भी जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो आप ला सकते हो इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि अब डिक्री पास हो गई, केस खत्म हो गया, तो फिर आप करोगे सेक्शन 25 के अंदर मेंटेनेंस की मांग। या पीरियोडिकली भी कोर्ट क्या कर सकता है, अब यहाँ पर जो कोर्ट ऑर्डर देगा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोर्ट जो ऑर्डर देगा, चाहे वो कोर्ट आपको मंथली भी देने का ऑर्डर दे सकता है कि आप मंथली मेंटेनेंस दो सामने वाले को, या फिर पीरियोडिकली भी दे सकता है, मतलब कह सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके दो, जैसे भी आप मतलब देना है। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ टाइम पर कोर्ट आपको देने के लिए कह सकता है। मतलब या तो एक बार में ही आपसे मेंटेनेंस देने के लिए कह देगा कि सामने वाले को एक बार में ही पूरा पैसा चुका दो मेंटेनेंस का, या फिर थोड़ा थोड़ा करके, या टाइम टू टाइम जब भी कोर्ट कहेगा आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो है पूरे का पूरा भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है आपको मेंटेनेंस देने के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, तो जब तक एप्लीकेंट जिंदा है, जब तक एप्लीकेंट जिंदा है तब तक मेंटेनेंस आपको देना होगा। अगर एप्लीकेंट की डेथ हो गई है
तो लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात यही है, सेक्शन 24 और 25 में सिर्फ अंतर इतना है कि सेक्शन 24 जो है जब आपकी कार्यवाही चल रही है तब आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो, और सेक्शन 25 ये कहता है कि जब आपकी कार्यवाही खत्म हो जाएंगी तब आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों में ही जो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। ये तो बात थी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वाइफ के मेंटेनेंस की। अब बात करते हैं हम सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। स्पेशली ये जो सेक्शन है सेक्शन 18, ये बनाया गया है वाइफ के लिए, और इस सेक्शन के अंदर केवल एक वाइफ ही अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। देखो, पत्नी जो है वो अपने पति से भरण पोषण की हकदार होती है, सेक्शन 18 ये कहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट दिए गए हैं जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं वो यही हैं कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिन पर एक वाइफ भले ही अपने हस्बैंड से अलग क्यों ना रह रही हो तब भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो सबसे पहले परित्याग, जानबूझकर उपेक्षा, यानी कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को त्याग दिया हो, उसको छोड़ दिया हो, बिल्कुल उसको डिजर्शन के बेसिस पर वो ले सकती है, ये जानबूझकर वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। सेकंड है क्रुएलिटी, हस्बैंड उसको मारता पीटता है, उसके साथ क्रुएलिटी करता है ना, उसको बुरा भला कहता है, चाहे वो क्रुएलिटी आपकी फिजिकली हो या मेंटल हो, किसी भी तरीके की हो सकती है। थर्ड, इसमें निकाल दिया, 2019 में निरस्त कर दिया, इसको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। चौथा है अन्य पत्नी जीवित, यानी कि हस्बैंड की अगर पहले से ही उसने दूसरी शादी की हुई है और उसकी वो वाइफ भी अभी जिंदा है तो इस आधार पर भी एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। नेक्स्ट है उपपत्नी, अगर हस्बैंड ने पहले से ही कोई कंक्यूबाइन रखी हुई है, उपपत्नी रखी हुई है, तो भी इस आधार पर जो पत्नी है वो मांग कर सकती है, और वो भी इस बेसिस पर कि वो स्त्री भी उसी घर में रहती है जहाँ पे पत्नी निवास करती है, एक ही घर में वो उसके साथ रह रही है, तो इसलिए पत्नी का जीना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट है पति के द्वारा धर्म परिवर्तन, अब जो हस्बैंड है उसने हिंदू धर्म छोड़कर कोई अदर धर्म जो है वो अपना लिया है, वो हिंदू ही नहीं रहा, तो इस आधार पर भी एक वाइफ जो है वो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भरण पोषण मांग सकती है। नेक्स्ट है कोई और न्यायोचित कारण, मतलब कोई भी ऐसा अलग जस्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कोर्ट के सामने कि ये सबसे अच्छा रीज़न है और इस रीज़न के बेसिस पर जो है वो आप मुझे मेंटेनेंस दिलाओ मेरे हस्बैंड से। तो यहाँ पर न्यायोचित कारण कोई भी और हो सकता है, जो भी अच्छा लगे उस टाइम पर, ये केस पर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ आधार थे जिसमें एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन यहाँ पर दो आधार ऐसे भी दिए गए हैं जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है, मतलब ये दो आधार ऐसे हैं जिसमें वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस लेने का आधार खो देती है। सबसे पहले अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती है, मतलब अगर वो हिंदू ही नहीं रही, वो किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गई। सेकंड, व्याभिचारी, यानी कि वो अनचेस्ट हो गई, अनचेस्ट मतलब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी और के साथ। तो यहाँ पर ये दो आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर सेक्शन 18 में जो वो मांग कर रही थी भरण पोषण की, अब वो आधार जो है वो खो चुकी है और इस आधार पर वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अब हम डिस्कस करेंगे अपने केस लॉ। सबसे पहला जो इसमें केस आता है वो है मेरू भाई मदन भाई वर्सेस रानी बेन, 2000 का केस है। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो CRPC सेक्शन 125 है, CRPC में भी मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया गया है, और साथ ही आपका जो ये फैमिली लॉ है, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो या हिंदू लॉ हो, फैमिली लॉ में भी तो हम मेंटेनेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया अगर आप CRPC के सेक्शन 125 को देखो और फैमिली लॉ के अंदर जब आप मेंटेनेंस का प्रोविज़न देखते हो तो इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, इनमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि जी दोनों में विरोध है या एक प्रोविज़न दूसरे प्रोविज़न को कम कर रहा है या उसमें किसी तरह का इंटरफेयर कर रहा है। तो कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया और गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे आप CRPC 125 को ले लो, चाहे आप फैमिली लॉ के अंदर जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया गया है आप उनको ले लो, तो दोनों में किसी तरह का कोई भी जो है डिस्प्यूट नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट आता है केस विट्ठल वर्सेस माईबेन, ये 1995 का केस है और इसमें कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया यहाँ पे जो हिंदू लॉ के अंदर जो पत्नी की डेफिनेशन दी गई है, जो पत्नी शब्द का यूज़ किया गया है, वो एक तलाकशुदा पत्नी भी इसके अंदर आती है, मतलब वाइफ के अंदर एक तलाकशुदा वाइफ भी आती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सिंपली इन दोनों केस में बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस का जो आज का हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये एक बेहद
बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको अदर एक्ट पढ़ने हैं जो अभी तक हमने इस चैनल पे पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर वो भी एक्ट पढ़ सकते हैं। आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना है या टॉर्ट पढ़ना है या जूरिस्प्रूडेंस, जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।